शहर के सबसे ताकतवर परिवार घुटनों के बल झुककर दक्षिण के राजा को प्रणाम कर रहे थे। हवा में डर का सन्नाटा था, लेकिन उस भीड़ के बीच सिर्फ एक 10 साल का गूंगा लड़का सीना तान कर खड़ा था। न झुका न कांपा। वह बच्चे की तरह नहीं बल्कि किसी योद्धा की तरह आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दबदबा बढ़ता जा रहा था। दक्षिण का राजा, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, अचानक ठिठक गया। उसकी नजर में वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह एक ऐसी आभा लिए हुए था जैसे युद्ध का देवता स्वयं धरती पर उतर आया हो। और यह वही दुष्ट योगी था जिसका नाम सुनते ही पूरा महाद्वीप कांप उठ जाता था। राजा अनायास ही पीछे हटने लगा और तभी सबकी सांसें थमा देने वाला पल आया। वह गूंगा लड़का अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज में ऐसा असर था मानो बरसों का मौन टूटते ही कोई छिपा हुआ रहस्य बाहर निकल आया हो, मानो सदियों की नींद से जागा कोई राक्षस बोल रहा हो। सवाल सिर्फ एक था, ये दुष्ट योगी आखिर एक मासूम से बच्चे के शरीर में कैसे कैद हुआ और उसका असली मकसद क्या है? आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। असल सच यह था कि उस छोटे से लड़के के भीतर कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक दुष्ट योगी की शक्ति छिपी थी। अपने पिछले जन्म में यह योगी साधारण इंसानों जैसा नहीं था। वह दूसरों की ताकत निगलकर जीवित रहता था। धीरे धीरे उसने लाखों लोगों की ऊर्जा अपने भीतर समेट ली थी और अमृता की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुका था। लेकिन भाग्य ने खेल खेला। अमर बनने से ठीक पहले एक भयानक बिजली का संकट उसके सामने आ गया। आसमान फट पड़ा, गर्जना हुई और उसी पल समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उसकी आत्मा बहकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ गिरी और सीधा सुपरिवार के एक नवजात बच्चे के शरीर में समा गई। उस योगी को पता था कि अपने पिछले जन्म की ताकत वापस पाने के लिए उसे 8 साल तक मौन साधना करनी होगी। यही कारण था कि वह न बोलता था न हंसता, बस चुपचाप अपनी शक्ति वापस जुटाता रहा। लेकिन उसके इस मौन को दुनिया ने उसकी कमजोरी समझ लिया। सुपरिवार ने मान लिया कि वह जन्म से गूंगा और बहरा है और ऐसी स्थिति में उनके लिए वह एक बोझ था। उन्होंने न सिर्फ उसे बल्कि उसकी माँ को भी घर से निकाल दिया। कठोर शब्दों के साथ, ठंडी नजरों के साथ। उस दिन वह बच्चा सिर्फ घर नहीं बल्कि अपने परिवार का प्यार भी खो बैठा। उसकी माँ ने अकेले उसे पाला। गरीबी और तानों के बीच वह कभी शिकायत नहीं करता, बस अपनी माँ के लिए चुपचाप सब सहता रहा। फिर 10 साल की उम्र में उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन आया। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर दिल में एक ठान ली थी, अब वह लौटेगा उसी सुपरिवार में, लेकिन शरण लेने के लिए नहीं। वह लौटेगा अपनी माँ के लिए न्याय मांगने और उन सभी को उसके कब्र के सामने झुकाने के लिए जिन्होंने उन्हें अपमानित किया था। जैसे ही लड़का सुपरिवार के घर पहुंचा, पूरे आंगन में हलचल मच गई। उसका बड़ा सौतेला भाई, जो बरसों से घर में शक्ति और रुतबे का मालिक बना बैठा था, उसे आते ही ताकत भरी निगाहों से देखने लगा। उसकी आंखों में जलन साफ थी। वह नहीं चाहता था कि यह लड़का फिर से इस घर में कदम रखे। वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में डांटना शुरू कर दिया, मानो उसे सबके सामने अपमानित करना चाहता हो। बाकी परिवार वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। कोई उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था तो कोई तिरस्कार भरी मुस्कान फेंक रहा था। सबके मन में एक ही धारणा थी, ये लड़का कमजोर है, तुच्छ है और इस घर के लायक नहीं। तभी परिवार का मुख्य दादा, जो सबका फैसला करने वाला था, गंभीर आवाज में बोला, आखिर तू यहाँ आया क्यों है? लड़का शांत खड़ा रहा। वह सिर्फ इशारों से बात करता था। दादा उसकी हरकतें समझ नहीं पा रहा था, तो उसने पास बैठी सांकेतिक भाषा की शिक्षिका लड़की की ओर देखा और कहा, बताओ ये क्या कह रहा है? लड़की ने इशारे साफ साफ देख लिए थे, लेकिन उसके मन में डर था। अगर उसने सच सच बता दिया कि यह लड़का परिवार को चुनौती दे रहा है तो उसकी नौकरी तुरंत चली जाएगी। इसलिए उसने झूठा अनुवाद किया, दादाजी यह कह रहा है कि मैं परिवार में वापस शामिल होना चाहता हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे दुनिया का तजुर्बा नहीं है। ये सुनते ही कमरे में ठहाके गूंज उठे। परिवार वाले उसकी मजाक उड़ाने लगे। देखा, बाहर रहकर भी कुछ नहीं सीखा। कोई बोला, बेचारा अब भी वही कमजोर लड़का है। किसी ने ताना मारा, लेकिन असलियत कुछ और थी। उसने इशारों में कहा था, मैं अद्वितीय प्रतिभा हूँ। सुपरिवार को मेरे अधीन होना चाहिए, न कि मुझे शरण देनी चाहिए। मैं यहाँ परिवार में शामिल होने नहीं बल्कि माँ के लिए न्याय लेने आया हूँ। तुम सबको मेरी माँ की समाधि के आगे झुककर माफी मांगनी होगी। उसकी असली बातों से अनजान दादा ने सोचा कि यह सिर्फ सहारे की तलाश में आया है। उन्होंने बिना कुछ और पूछे कहा, ठीक है, इसे यहीं रहने दो, शरण दे दो। और अब दादा ने सबके सामने घोषणा की, परसों दक्षिण के राजा का जन्मदिन है। एक भव्य साहित्य प्रतियोगिता होगी, तुम भी उसकी तैयारी करो। दादा ने खास तौर पर उसे यह कहकर प्रेरित किया कि वह अब कमजोर न रहे बल्कि परिवार के सम्मान में योगदान दे। लड़के ने बिना झिझके इशारों में कहा, मुझे सब आता है। फिर सबके सामने उसने अपना हुनर दिखाना शुरू किया। स्याही और कलम उठाकर उसने इतनी सुंदर और जीवंत लिखावट दिखाई कि कमरे में सन्नाटा छा गया। हर अक्षर मानो सोने से तराशा गया हो। लोगों को क्या पता था कि अपने पिछले जन्म में वह साहित्य और लेखन की दुनिया में शिखर तक पहुंच चुका था, पर कुछ ना समझ रिश्तेदारों को उसकी कला रास नहीं आई। वे ताने मारने लगे, बस लिखावट ही तो है, इसमें क्या खास? लेकिन दादा की नजरें बदल चुकी थीं। उन्होंने महसूस किया, ये लड़का साधारण नहीं है। परिवार में साहित्य की सही पहचान कराने के लिए दादा ने एक मशहूर विद्वान को बुलाया, श्रीमान जू मोशिया। जब वे आए तो शुरुआत में उन्होंने भी उसे तुच्छ समझा और कुछ सामान्य किताबें रटने के लिए दे दी। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ इशारों में कहा, ये बच्चों की किताबें तो मैं पहले से जानता हूँ। जू मोशिया को लगा कि यह बस डींग मार रहा है, लेकिन जब लड़के ने बिना रुके कठिन कविताएं सुनाई और हर सवाल का सटीक उत्तर दिया तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम मेरे शिष्य नहीं, मेरे गुरु बनने योग्य हो। जाते जाते गुरु ने लड़के को प्रतिभा का एक अलग ही विजेता बताकर वहाँ से चले गए। अब रात में लड़का गहरी ध्यानावस्था में बैठा था। उसकी सांसें धीमी थीं
लेकिन भीतर से वह प्रचंड ऊर्जा खींच रहा था। इतनी शक्ति वह समेट रहा था कि पूरे शहर के साधकों की साधना बाधित हो गई। अचानक उसके सिर के ऊपर 3 फूल प्रकट हुए। यह साधना की दुनिया का सबसे दुर्लभ और सर्वोच्च स्तर था। उसी क्षण एक महान साधक की शक्ति भी उसकी आत्मा में समा गई। यह देख दूर बैठे साधक और उसके पुराने गुरु भी चौंक गए और घबरा उठे। दुष्ट योगी की पूरी शक्ति लौट चुकी थी। अब वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सबसे पहले संकल्प था, अपनी माँ के अपमान का बदला लेना। वह चाहता था कि पूरे परिवार को उसकी माँ की कब्र के सामने झुकाकर माफी मंगवाए, पर वह जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता था। अगले दिन वह चुपचाप दक्षिण के राजा के जन्मदिन की साहित्य प्रतियोगिता की तैयारी में निकल पड़ा। जब वह लग्जरी गाड़ी में बैठा तो दादा ने उसे समझाया, बड़ों का अपमान मत करना, उनका सम्मान करना, परिवार का नाम ऊंचा रखना। लेकिन इस बार लड़के ने पहली बार सबके सामने बोलकर सबको चौंका दिया, मैं ही सब कुछ हूँ, जीवन में कभी किसी से कमजोर नहीं रहा, ये प्रतियोगिता तो मैं मिनटों में जीत सकता हूँ। उसकी आवाज सुनकर दादा स्तब्ध रह गए। उन्हें अचानक पुराने गुरु की बातें याद आ गईं। ये कोई साधारण लड़का नहीं है। प्रतियोगिता स्थल पर पहुँचते ही वहाँ मौजूद बड़े बड़े गुरु आपस में चर्चा करने लगे। उनके बीच एक ने सबको बताया कि यह लड़का जन्म से अद्वितीय शक्तियों का मालिक है और उसके पास गहरा ज्ञान है। ये सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन उसका सौतेला भाई मन ही मन जलने लगा। ये अपने आप को क्या समझता है। तभी दक्षिण का राजा अपने महल से बाहर आया। जैसे ही लोग उसे देखते, सभी गुरु और परिवारजन झुककर प्रणाम करने लगे। दादा ने भी धीरे से लड़के से कहा, चुपचाप झुक जाओ, ये राजा खतरनाक है। मगर लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। वह सीना तान कर खड़ा रहा और सीधे राजा की ओर बढ़ने लगा। आगे की कहानी में असली मोड़ आने वाला है। क्या लड़का सुपरिवार को अपनी माँ की कब्र के आगे झुका पाएगा या दक्षिण का राजा उसके रास्ते में खड़ा होगा। अब जब उसकी पूरी शक्ति लौट आई है तो उसकी अगली चाल क्या होगी। दोस्तों, ये जानने के लिए अभी वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपना अंदाजा बताएं। याद रहे, नेक्स्ट पार्ट सिर्फ तब आएगा जब 1 मिलियन व्यूज और 500+ कमेंट पूरे होंगे। जल्दी कीजिए, वरना अगले मोड से आप चूक जाएंगे।